सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी विद विपिन। आज को जो हमारा सेशन है वो बेसिकली होने वाला है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड को लेके। पेपर फर्स्ट हमने डिस्कस किया है जिसके 3 पार्ट्स है, क्योंकि पेपर फर्स्ट का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा था। टोटल 31 टॉपिक थे, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो तीनों पार्ट अगर आपने से किसी ने नहीं देखा है तो वो तीनों पार्ट देख लीजिएगा पेपर फर्स्ट के। आज पेपर सेकंड का पार्ट 1 होगा। पेपर सेकंड जो कि आपका पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन है, जिसे आप करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट के नाम से भी जानते हो। इस पेपर सेकंड को भी हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज ये हमारा पार्ट फर्स्ट है और आज ही शाम तक आपको पार्ट सेकंड की भी वीडियो मिल जाएगी। तो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता है एमसीक्यूज होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हमारा आने वाला है। तो आपको खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से जी नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को प्रॉपर प्ले करिए। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर एक वीडियो को आप ज्यादा नहीं 3 बार देख लोगे, हाँ जी 3 बार, तो ऑप्शंस आपके माइंड में इस तरीके से फीड हो जाएंगे कि ड्यूरिंग एग्जाम अगर वही क्वेश्चन या फिर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है तो ऑप्शन देख के डेफिनेटली आपके माइंड में ये बात हिट करेगी कि हाँ ये वाला आंसर हमारा करेक्ट ऑप्शन था। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम करेंगे अपनी शुरुआत। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका पाठ्यक्रम का आशय, प्रकृति, अवधारणा तथा मूल एवं प्रक्षेत्र पाठ्यक्रम, मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड कोर एंड हिडन करिकुलम। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये आपका जो पूरा पेपर सेकंड है ना, इसमें से बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, वरना सारे क्वेश्चन यहाँ पे साइकोलॉजिकल होंगे। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन एलिमिनेट करिए। 3 ऑप्शन एलिमिनेट आप करोगे, देन जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। जैसे आप सीटेट में एग्जाम देते हो ना पेडागोजी वाले सेक्शन का, कुछ वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइकोलॉजिकल मिलने वाले हैं। तो आपको अपनी भी मेंटल एबिलिटी का यूज करना है। स्टार्ट किया जाए, चलिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास के निमित्त कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर जो अनुभव, ज्ञान, क्रिया करने की सीख देता है वे सभी किसके अंग हैं? आप मुझे एक बात बताओ। कोई एक बालक है, वो स्कूल पढ़ने जाता है, तो क्लास के अंदर हो या फिर क्लास के बाहर हो, उसको जो नॉलेज मिल रही है, जो उसके क्रियाकलाप हैं, क्रियाकलाप का मतलब समझ रहे हो ना, जो उसके काम करने के तरीके हैं, जो उसकी एक्टिविटीज हैं, ये अगर वो सारी चीजें सीख रहा है तो ये सारे किसके अंग हैं? आप बताओ, क्या ये शिक्षा की विधियां हैं, या पाठ्य चर्चा है, या शिक्षा के उद्देश्य हैं, या ये अनुशासन है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि अगर कोई बालक या कोई बालिका स्कूल जाता है और क्लास के अंदर या क्लास के बाहर वो नॉलेज गेन करता है, उसको एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, तो ये सारी ही क्रियाकलाप जो है वो पाठ्य चर्चा में आती हैं। पाठ्य चर्चा का मतलब समझ रहे हो ना, लेसन डिस्कशन। हमें स्कूल में क्या किया जाता है? पाठ ही तो पढ़ाया जाता है। वो पाठ चाहे किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर हमारे जीवन के दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड हो। तो राइट आंसर आपका पाठ्य चर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट, पाठ्य चर्चा को और किन किन नामों से जानते हैं? तो आप सबको पता है कि सिलेबस को ही पाठ्य चर्चा कहा जाता है या फिर कोर्स ऑफ स्टडी को ही पाठ्य चर्चा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी और बी, सॉरी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। पाठ्य चर्चा, जिसको आप इंग्लिश में करिकुलम कहते हो, ये शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ध्यान रखिएगा, पाठ्य चर्चा या फिर करिकुलम लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। पाठ्य चर्चा या फिर करिकुलम का अर्थ क्या है? तो पाठ्य चर्चा का मतलब क्या है? पाठ्य चर्चा का मतलब ये नहीं है कि आप दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो ये नहीं है। पाठ्य चर्चा को आप कह सकते हो दौड़ का एक रास्ता। यानी कि पाठ्य चर्चा एक रास्ता है जिसमें आपको दौड़ना है। और दौड़ना है तो सीखना क्या है? पाठ्य चर्चा में दौड़ के दौरान हमको उसी पाठ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सीखना है। पाठ्य चर्चा का अर्थ मतलब दौड़ का क्षेत्र भी हो सकता है। पाठ्य चर्चा दौड़ का क्षेत्र है, पाठ्य चर्चा दौड़ना नहीं है, दौड़ना हमें है। लेकिन बेसिकली पाठ्य चर्चा की बात आएगी तो वो क्या है? वो एक एरिया है जहां पे हमें उनकी सारी बातें करनी है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पाठ्य चर्चा एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए तय करना पड़ता है। ये कथन है, ये कथन आपके ब्रुवेकर साहब का है। किसका कथन है? ब्रुवेकर का है। ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे ही पाठ्य चर्चा कहा जाता है। ये कथन किसका है? रॉबर्ट यूलिच का कथन है ये। नेक्स्ट, पाठ्य चर्चा के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो पाठ्य चर्चा के लिए आप चाहे करिकुलम कह लो, चाहे सिलेबस कह लो, चाहे कोर्स ऑफ स्टडी कह लो, यानी कि हम इन सारे ही वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी ऊपर आपने डिस्कस किया है। नेक्स्ट,
पाठ्य चर्चा में किससे संबंधित तथ्य स्पष्ट होते हैं, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो आपका करिकुलम है उसमें किस चीज से संबंधित जो पॉइंट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं, पेज को मूव कराते हैं। अच्छा, पहले पेपर में केवल एक ही पेज था। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये रहे आपके पास ऑप्शन। थोड़ा और जूम कर देता हूं, अब सही रहेगा। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका ये था कि पाठ्य चर्चा में किससे संबंधित तथ्य स्पष्ट होते हैं। तो पाठ्य चर्चा की बात की जाए तो उसमें ज्ञानात्मक तथ्य भी होते हैं, भावात्मक शब्द भी होते हैं, क्रियात्मक शब्द भी होते हैं, यानी कि आपका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, पाठ्य चर्चा में विद्यालय में वर्ष भर विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में एक निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से पाठ्य चर्चा की जरूरतों को पूरा करेगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन रॉबर्ट डोन्स्टर्स का है। किसका है? रॉबर्ट डोन्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में आपके सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो, चाहे लचीलापन हो या फिर बहुमुखी प्रवृत्ति हो, ये सारे ही सिद्धांत आपके लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में बताए गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में किन विषय वस्तुओं को समाहित किया गया है? तो आपका जो सिलेबस है उसमें शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु, डेफिनेटली शिक्षक को क्या क्या पढ़ाना है वो लेसन, ये तो आपके रहते ही हैं। प्रयोगशाला एवं के कार्य एवं सामुदायिक कार्य, प्रैक्टिकली कौन कौन सा आपको नॉलेज गेन करना है, ये सारी चीजें भी मेंशन रहती हैं। लेखन, वाचन, पुस्तकालय, कृतकार्य, दिनचर्या, यानी कि क्या राइटिंग करनी है, क्या आपको रीड करना है, लाइब्रेरी से रिलेटेड चीजें, डेली बेसिस पे करने वाली चीजें, कृत कार्य का मतलब या फिर करने वाले कार्य, और दिनचर्या का मतलब जो डेली एक्टिविटी आपकी होती है। तो कुल मिला के आपके सिलेबस में तो ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किसके अनुसार पाठ्य चर्चा में विषय सामग्री का विस्तृत वर्णन, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और कुछ हद तक वह अध्ययन विधियां, मेथोडोलॉजी भी शामिल किया जा सकता है जो कक्षा में सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। तो कौन सी ऐसी रिपोर्ट है, क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है, तो ये रिपोर्ट है आपकी यूनेस्को की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है? आपकी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार पाठ्य चर्चा में विषय सामग्री का विस्तृत वर्णन होता है और इसमें कुछ हद तक वो अध्ययन विधियां भी होती हैं जो कक्षा में सामग्री को, सामग्री का मतलब पाठ्य सामग्री से है, सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। तो ये कथन हमारा, ये आप कह सकते हो, ये पूरी जो आपकी मेथोडोलॉजी है ये यूनेस्को की रिपोर्ट में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पाठ्य चर्चा में विद्यार्थियों को विद्यालय या उसके बाहर वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं और जिसकी आयोजना उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता के लिए होती है। ये परिभाषा क्रोवा क्रो की है। अब ये क्रोवा क्रो कौन है? ये आपके लेखक हैं, ठीक है। क्रोवा क्रो ये एक नाम है, तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपका क्रोवा क्रो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट में मूव करेंगे। व्यापक अर्थ में पाठ्य चर्चा के अंतर्गत विद्यालय का समस्त परिवेश आता है जिसमें विद्यालय के प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं तथा विषय शामिल हैं। ये परिभाषा किसने दी है? रडियार्ड और हेनरी के द्वारा ये परिभाषा बताई गई है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है तथा जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं और क्रियाशीलता निहित हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? केजी सैदियन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा कलाकार शिक्षक का वह साधन है जिसमें कि वह पदार्थ यानी कि शिष्य को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में चित्रित कर सके। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा आपकी दी गई है किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। किसके द्वारा दी गई है? कनिंघम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? कि पाठ्य चर्चा समस्त अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित है जो विद्यालय द्वारा नियोजित तथा निर्देशित होती है। ये अधिगम अनुभव एक व्यक्ति के लिए अथवा समूह के लिए विद्यालय में अथवा बाहर आयोजित किए जाते हैं। ये परिभाषा आपकी किसके द्वारा दी गई है? केर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा के अंतर्गत व्यक्तित्व अथवा सामूहिक जीवन के सभी व्यापक क्षेत्र आ जाते हैं।
यह सभी वांछित और अर्थपूर्ण क्रियाओं को अपने आंचल में समेटे रहता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? ये परिभाषा ओवाई फ्रेडरिक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, विद्यालय पाठ्यचर्चा समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतिच्छाया है। यह कथन किसका है? ये कथन डंकन ग्रेजेल का है। ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, डंकन ग्रेजेल। किसने लिखा है कि पाठ्यचर्चा का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी निहित है जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगणित संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यचर्चा बन जाता है, जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रमाणित कर सकता है तथा विकास में सहायता दे सकता है। तो आपको बताना है ये कथन किसने कहा है? ये कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का। आगे चलिए, पाठ्यचर्चा उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासन उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन फ्रांसिस जे ब्राउन का है। किसका है? फ्रांसिस जे ब्राउन का। शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 में ऑब्जेक्टिव हुए थे उसके भी एक एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, यानी कि 4 वीडियो होंगे जिसमें चारों पेपर का डिस्कशन हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये फ्रांसिस जे ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय व्यवस्था का मूलाधार क्या है? तो विद्यालय व्यवस्था का मूलाधार है पाठ्यचर्चा। विद्यालय में बेसिकली आप कह सकते हो सिलेबस पे पूरी बातें होती हैं, है ना। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विद्या, विद्यालय संगठन, ये सारी चीजें अलग हैं, लेकिन जो मूल आधार है, किसी भी स्टूडेंट को आप अपने बच्चे को अगर स्कूल भेज रहे हो तो पढ़ने के लिए, पाठ्य पे चर्चा करने के लिए, पाठ्य चर्चा या सिलेबस या करिकुलम आप कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार साझा करना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन फ्रोबेल का है। किसका कथन है? फ्रोबेल का कथन है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के किस आधार पर बहुत बल दिया जा रहा है? तो प्रेजेंट की बात करें तो सामाजिक आधार पर सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है। ऑप्शन यहां नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे होगा। ये आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। ये रहा, एक बार और जूम कर देता हूं, एकदम क्लियर विजिबल होगा। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन बेसिकली हमारा ये था कि वर्तमान समय में किस आधार पर, यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें किस आधार पर सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है? तो सामाजिक आधार पर सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। ये विचार किस विद्वान का है? ये विचार रेमॉन्ड का है। किसका है? रेमॉन्ड का। पाठ्यक्रम में सब विषयों में एक प्रकार की एकता हो तो पाठ्यक्रम क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हो। अगर एक प्रकार की एकता होगी तो वो पाठ्यक्रम समेकित कहलाएगा। समेकित में देखो क्या है? समान एकित। समेकित में क्या है? सा से समान और एकित का मतलब एक प्रकार का। तो पाठ्यक्रम के सब विषयों में अगर एक प्रकार की एकता होगी तो वह पाठ्यक्रम आपका समेकित कहलाएगा। नेक्स्ट, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णता और समस्त रूप से सीखने वाले में निहित है। ये कथन किसका है? ये कथन है जेम्स एंड ली का। किसका कथन है? जेम्स एम ली का। ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पाठ्यक्रम का सिद्धांत कैसा है? तो ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम का जो सिद्धांत है वो पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहकामी क्रियाएं हैं। बेसिकली पाठ एक सेकंड ऊपर वाला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का सिद्धांत क्या है? तो पाठ्यक्रम के सिद्धांत में रुचि का सिद्धांत भी है। रुचि का मतलब कि आपके अंदर एक, क्या कह सकते हैं, उत्सुकता होनी चाहिए सीखने की। उपयोगिता का सिद्धांत है, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो डेफिनेटली आपके लिए उपयोगी होंगी। आवश्यक है आपके लिए पाठ्यक्रम, आवश्यकता का भी सिद्धांत है। तो आप ऑप्शन नंबर डी ये सारे ही आंसर मेंशन करोगे। पाठ्य चर्चा का अर्थ क्या है? सिलेबस का सिंपल सा एक ही मतलब है, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहकामी क्रियाएं, कि आपके सिलेबस में चैप्टर कौन कौन से हैं, और पाठ्य सहकामी क्रियाएं का मतलब कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो पाठ्य चर्चा का एक ही अर्थ है, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहकामी क्रियाएं। नेक्स्ट, मूल लैटिन शब्द जो है
क्यूरिकुलम, अब यहाँ पे करिकुलम लिखा है, इंग्लिश में इसको करिकुलम ही कहेंगे। तो 31 क्वेश्चन कह रहा है कि करिकुलम का अर्थ क्या है, तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि करिकुलम को ही आप पाठ्यक्रम कहते हो, सिलेबस कहते हो। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र शिक्षा प्रणाली भी है, शिक्षा के उद्देश्य भी है, मूल्यांकन प्रणाली भी है, यानी कि ये सारे हैं। भाई सिलेबस में क्या क्या आता है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, मोटिव क्या होना चाहिए, चेकिंग, मूल्यांकन प्रणाली भी तो है भाई, टेस्ट भी तो होने चाहिए प्रॉपर। तो ये सारी ही चीजें आपके पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। नेक्स्ट आ जाओ, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया है मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? मुनरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। पाठ्यक्रम विकास का सोपान क्या है? तो पाठ्यक्रम विकास का जो सोपान है वो उद्देश्य भी है, मूल्यांकन भी है, पृष्ठारोपण भी है। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र की बात कर दी जाए चाहे सोपान की बात कर दी जाए, बात दोनों एक ही है और दोनों के आंसर भी सेम है। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम क्या है? तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का जो दूसरा नाम है वो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम भी है। इस तरीके से पहला टॉपिक आपका खत्म होता है। अब स्टार्ट होगा आपका सेकंड नंबर टॉपिक, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट लर्नर, एक्सपीरियंस एंड इवोल्यूशन। यानी कि पाठ्यक्रम के तत्व कौन कौन से हैं, उद्देश्य क्या है, अंतर्वस्तु, अधिगमकर्ता अनुभव और मूल्यांकन। तो इन सारी चीजों से भी रिलेटेड बातें होंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विद्वान ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है? वृत्ताकार, या फिर यहीं पे एक वर्ड और आ सकता है, वृत्त व्हीलर। क्या आ सकता है? वृत्त व्हीलर। मैं लिख देता हूं, वृत्त व्हीलर, ये वर्ड भी आ सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि किस विद्वान ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है, तो ध्यान रखिएगा ये व्हीलर ही है। कौन से विद्वान है? व्हीलर ही है, इसीलिए इसको वृत्त व्हीलर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में निम्न में से कौन सा व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड नहीं है? तो व्हीलर ने देखो कौन कौन से मापदंड बताए हैं वो भी जानो, और कौन सा नहीं बताया है वो भी जानो, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा व्हीलर के द्वारा प्रस्तावित मापदंड है। तो व्हीलर ने कहा कि सिलेबस की एक वैधता होनी चाहिए, सिलेबस की विविधता होनी चाहिए, उसकी एक उपयुक्तता होनी चाहिए। भाई कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो, जैसे मैंने एक नया लेसन आपके एक सिलेबस में ऐड कर दिया, तो उसका कुछ उपयोग भी तो होना चाहिए। पोषित मूल्य जो है वो मापदंड नहीं है व्हीलर के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, पोषित मूल्य व्हीलर के द्वारा प्रस्तावित मापदंड नहीं है, लेकिन वैधता, विविधता और उपयुक्तता ये व्हीलर के द्वारा बनाए गए मापदंड, सिलेबस जो इन्होंने बनाया है उसमें मापदंड में प्रस्तावित है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करिए, लिखा हुआ है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा अर्बन के द्वारा दी गई है। किस विद्वान के द्वारा दी गई है? अर्बन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता देखो, मूल्यांकन कार्यक्रम क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो टेस्ट वाला आपका जो एक्टिविटी होती है। तो टेस्ट एक्टिविटी में आपकी वस्तुनिष्ठता भी होती है, व्यवहारिकता भी होती है, व्यापकता भी होती है, जनमत नहीं होता। जनमत का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैंने आपका टेस्ट लिया तो आप क्या करोगे, आप जितना भी सिलेबस में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखोगे, उसमें आपका व्यवहार झलकेगा, उसमें आपकी व्यापकता झलकेगी, लेकिन क्या जनमत होगा? नहीं। जनमत का मतलब तो ये होता है ना कि सारे आम लोगों का जो मत है वो आपके मूल्यांकन प्रक्रिया में आ जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। मूल्यांकन कार्यक्रम में जनमत कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है? राजमार्ग का मतलब समझ रहा हूं ना, आपको रास्ता दिखाने का काम करती है। तो क्या रास्ता दिखाने का कार्य आपका पाठ्य पुस्तक का होता है, या शोध पत्र का होता है, या दृश्य श्रव्य का होता है, या हस्त पुस्तिका का होता है? दृश्य श्रव्य का होता है। दृश्य श्रव्य का मतलब होता है देखो और सुनो, देखो और सुनो। ये किसके लिए? ये बालकों के सीखने के लिए होती है, और ये बालकों के लिए राजमार्ग का काम करती है। छठवां नंबर क्वेश्चन, अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो अधिगम अनुभव में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो मॉसमैन का है। किसका है? मॉसमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अंतर्वस्क चयन का गौर मानदंड नहीं है?
तो ध्यान रखिएगा, अंतर्वस्क चयन का गौड़ मानदंड कौन कौन से हैं ये भी जानिए और कौन सा नहीं है ये भी जानिए। शिक्षार्थी की आवश्यकताएं एवं उपलब्धियां, ये अंतर्वस्क का चयन का मापदंड है। अधिगम योग्यता भी मापदंड है, उपयोगिता भी मापदंड है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये मापदंड है, इनके बारे में तो ध्यान रखिएगा कि ये मापदंड है। लेकिन व्यवहारिकता की बात करें तो ये मापदंड नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। लेकिन मैंने कहा दोनों चीजें ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से मापदंड है और कौन से मापदंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशतः मापन होता है, किसका मापन होता है? आपके गुणात्मक रूप का मापन होता है। ध्यान रखिएगा, जब आपका मूल्यांकन होगा, आपका मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी शिक्षार्थी जो स्कूल पढ़ने जा रहा है तो उसके सिलेबस में जब टेस्ट होगा पूरा पढ़ाने के बाद, तो मूल्यांकन में जो बेसिकली हम मेजर करते हैं वो क्या मेजर करते हैं? उसके गुणात्मक रूप का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? अब यहां पे देखो, ऊपर कह रहा था कौन सा प्रमुख क्षेत्र है और अब की बार कह रहा कौन सा प्रमुख क्षेत्र नहीं है। मूल्यांकन में छात्रों का व्यवहारगत परिवर्तन, ये तो भाई मूल्यांकन का एक क्षेत्र है। हमसे क्वेश्चन कह रहा नहीं है वाला बताओ। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट पे अगर आप आ जाओ, थोड़ा सा जूम कर देता हूं एक बार और। चलिए अगला देखिए, पाठ्यक्रम प्रक्रिया के सभी पक्षों का मूल्यांकन, ये भी हमारा है। ठीक, अगला, मूल्यांकन कार्यक्रम का छात्र अभिप्रेरणा तथा अधिगम पर प्रभाव, ये भी हमारा एक प्रमुख क्षेत्र है मूल्यांकन का। प्रत्यक्ष तथा दूसरों के द्वारा अनुभवों में संतुलन स्थापित करना, यही आंसर हो जाएगा, ये मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। जब भी बात दूसरे के अनुभव की आ जाएगी तो हमेशा ध्यान रखिए, देखो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो जनमत था, जनमत में भी तो दूसरे के अनुभव आएंगे। यहाँ पे भी बात एक तरीके से वही कही जा रही है, बस ऑप्शन बदल दिए हैं क्वेश्चन ने। मैंने कहा ना कि आपको साइकोलॉजी का यूज करना होगा, अपनी मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन यूज करके कुछ क्वेश्चंस का ऑप्शन को एलिमिनेट करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है? ध्यान रखिएगा, यह है आपका विज्ञान। विज्ञान विषय की अगर बात करें तो ये बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण और विश्लेषण की शक्ति को उत्पन्न करता है। उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकता को किस विद्वान ने एलिस एवं चेस्टर कैट के वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, एलिस और चेस्टर कैट के वार्तालाप के माध्यम से जो व्यक्त किया गया है ये एडवर्ग ए क्रक के द्वारा व्यक्त किया गया है। नाम देखिए आपको याद करने पड़ेंगे। अब याद क्या करने पड़ेंगे, 2-3 बार वीडियो देखिए तो माइंड में इमेज फीड होगी, क्योंकि इतने ज्यादा नाम है, इतने ज्यादा कथन है, तो आप कितना भी याद करने की कोशिश कर लो, आपको एग्जैक्टली तो नहीं याद हो पाएगा। लेकिन हाँ, जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ऑप्शन देख के आपका माइंड डेफिनेटली हिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के उद्देश्य के कितने प्रकार होते हैं? शिक्षा के उद्देश्य के केवल 2 प्रकार होते हैं। शिक्षण एवं अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण और अधिगम अनुभव के द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है। भाई आप पढ़ा रहे हो, आप एक शिक्षक हो, तो आप ज्यादा प्रभावशाली कब होगे? जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको होता चला जाएगा उतना ज्यादा आप प्रभावशाली होते चले जाओगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, किस विद्वान ने पाठ्यक्रम संरचना को 5 पदों में बांटा है? ध्यान रखिएगा, व्हीलर साहब ने पाठ्यक्रम संरचना यानी कि सिलेबस को 5 अलग अलग पदों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है? मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी हैं ये भी ध्यान रखिए, और कौन सी नहीं है ये भी ध्यान रखिए। तो प्रमुख विशेषता मूल्यांकन कार्यक्रम की क्रमबद्ध है, विश्वसनीयता ये भी है, व्यापकता ये भी है। पाठ्य पुस्तकें मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है। अगर मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं तो उस टेस्ट में कौन सी पाठ्य पुस्तक शामिल है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपकी विश्वसनीयता कितनी है, व्यापकता कितनी है, क्रमबद्धता कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर तो इस क्वेश्चन का पाठ्य पुस्तकें होगा, बट कौन कौन से विशेषताएं हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये तीनों जो आपके ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 है ये विशेषता है, और डी वाला आपकी विशेषता नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति दार्शनिक होती है। कैसी होती है? दार्शनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में आवश्यक नहीं है? तो एक एक पॉइंट को रीड करते जाइए और देखिए कि कौन सा आवश्यक होना चाहिए, कौन सा आवश्यक नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अधिगम अनुभव उद्देश्य से सीधे संबंधित हो। जब तक किसी भी बात का कोई उद्देश्य नहीं होगा वो बात हमारे लिए यूजलेस होगी। तो इसका मतलब ये तो आवश्यक है।
नेक्स्ट पे आ जाओ, अधिगम अनुभवों विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो। सिंपल सी बात है, मैं टीचर हूं और मैं अगर कोई बात कह रहा हूं तो वो आपके लिए अगर सार्थक नहीं होगी तो फिर वो बात बेकार है। यहाँ पे कह रहा आवश्यक नहीं है, तो ये भी आवश्यक है, पहला वाला भी आवश्यक है। अधिगम अनुभव बालकों की परिपक्वता के अनुसार हो। अब आप हो क्लास 8 में और मैं आपको बीएससी का सिलेबस पढ़ाऊंगा तो आपके लिए क्या वो यूजफुल होगा क्या? नहीं, वो तो आपके लिए यूजलेस होगा ना। आप कितने परिपक्व हो उस हिसाब से मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये भी आवश्यक है। बचता है फोर्थ ऑप्शन, अधिगम अनुभव का चुनाव एक क्षेत्र विशेष क्षेत्र के लिए हो। ऐसा कुछ नहीं है, अधिगम अनुभव का चुनाव किसी पर्टिकुलर एक विशेष क्षेत्र के लिए नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो केवल विज्ञान ही पढ़ाता जाऊं, या फिर केवल मैथ ही पढ़ाता जाऊं, या फिर केवल हिंदी ही पढ़ाता जाऊं, तो नहीं, किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए अधिगम अनुभव का चुनाव नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? तो आप जानते हो अधिगम एक क्रियाशील प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब समझ रहे हो ना, पढ़ाना। पढ़ाना कैसी प्रक्रिया है? क्रियाशील। आगे चलिए, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व किसका है? शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का जो दायित्व है वो शिक्षा नीति निर्धारकों का भी है, पाठ्यक्रम निर्माताओं का भी है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। शैक्षिक उद्देश्य का मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको जो शिक्षा देनी है उसके उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए, ये निर्धारण कौन करता है? तो एक तो जो शिक्षा नीति बनाते हैं वो करते हैं, दूसरा जो सिलेबस बनाते हैं वो करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन पे आइए, शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है, ये कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो ये कथन ओटावे के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? ओटावे के द्वारा। निम्न में से कौन सा अधिगम संसाधन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अधिगम संसाधन कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखिएगा। अधिगम संसाधन में पाठ्य पुस्तकें आती हैं, हस्त पुस्तिकाएं आती हैं, शोध पत्र आते हैं, व्यवहारिकता नहीं आती है। तो व्यवहारिकता जो है ये अधिगम संसाधन नहीं है, व्यवहारिकता आपके अंदर झलकनी चाहिए। ये देखो, अधिगम संसाधन का मतलब समझ रहे हो ना, पढ़ाने के लिए जिन जिन चीजों का यूज किया जाता है, हाथ से लिखने वाली पुस्तिकाओं का यूज किया जाता है, पाठ्य पुस्तकें यूज की जाती हैं, शोध पत्र यूज किए जाते हैं, लेकिन व्यवहारिकता नहीं यूज की जाती। व्यवहारिकता तो आपके अंदर होनी चाहिए ना। तो ये अधिगम संसाधन का, ये अधिगम का संसाधन नहीं है। तो संसाधन है कौन कौन से? पाठ्य पुस्तकें, हस्त पुस्तिका, शोध पत्र, ये संसाधन है, लेकिन व्यवहारिकता ये संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख स्रोत क्या है? तो शैक्षिक उद्देश्य के अगर प्रमुख स्रोत की बात की जाए, समाज भी है, व्यक्ति भी है, ज्ञान भी है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? फिर से कुछ वैसा ही रिपीट क्वेश्चन आ गया। पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और आप देख रहे हो जनमत का विकास करना, ये आपके पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम बेसिकली बालक के लिए होता है, जनमत के लिए नहीं होता है। व्हीलर के पाठ्यक्रम संरचना के 5 सोपानों में से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि व्हीलर के पाठ्यक्रम संरचना के टोटल कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इन 5 पार्टों में से कौन सा पार्ट ऐसा है जो गलत है? तो जीवन से तादात्म्य, ये पार्ट आपका गलत है। इसके अलावा लक्ष्य एवं उद्देश्य पर, अधिगम अनुभवों का चयन, अंतर वस्तु का चयन, ये सारे आपके सोपान सही हैं, बट जीवन से तादात्म्य ये ऐसा सोपान कोई नहीं है व्हीलर के पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन वुड्स के द्वारा कहा गया है। तो इस तरीके से सेकंड वाला टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। आगे हम चलेंगे रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं मूव, और ये आ गई आपकी अगली स्लाइड। चलिए, ये रही आपकी अगली स्लाइड। टॉपिक है आपका रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग, जिसको आप प्रभावशाली शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका कह सकते हो। यहां भी क्वेश्चन आपको जो भी आंसर है ऑप्शन से एलिमिनेट करके ही अपने आंसर तक पहुंचना है। यहाँ कोई स्टेटमेंट पूछ लेगा, किसी का नाम पूछ लेगा, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 1 बाय 1 ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है, शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्तित्व एवं कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना है। जिसे कम परिपक्व व्यक्तित्व की शिक्षा को अग्रसर करने के लिए प्रारूपित किया जाता है, उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा एच.सी. मॉरिसन द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? एच.सी. मॉरिसन के द्वारा। जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं।
उपरोक्त कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? ध्यान रखिएगा, किलपैट्रिक ने यह बात कही थी कि जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। शिक्षण के कितने पक्ष होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं। कितने? 3 पक्ष होते हैं। आगे चलो। अच्छा, ये 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं जानते हो ना? प्राथमिक, उच्चतर और प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और फिर उसके बाद और हायर एजुकेशन। 10+2+3 ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, शिक्षण किसी न किसी रूप में कब से चलता आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को तो बताने की जरूरत नहीं है, वैदिक काल से ही आपका ये अब देखो यहाँ पे ऑप्शन कैसे दिए हैं, आदिकाल, मध्यकाल, कुछ समय पहले से, कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा आदिकाल से, यानी कि वैदिक काल से ही आपका शिक्षण किसी न किसी रूप में चलता चला आ रहा है। शिक्षण किसी न किसी, अच्छा ये हो गया, शिक्षक के व्यक्तित्व से कौन सा प्रभावित होता है? कोई समाज प्रभावित होता है, या देश प्रभावित होता है, या छात्र प्रभावित होता है, या परिवार प्रभावित होता है? तो शिक्षक के व्यक्तित्व से सबसे ज्यादा छात्र प्रभावित होता है ना? कोई आपका टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, तो उसके व्यक्तित्व से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होगा? जो पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट है, वो प्रभावित होगा। शिक्षण के मध्य छात्र क्या होता है? तो शिक्षण के मध्य जो छात्र है वो एक श्रोता होता है। श्रोता का मतलब समझ रहे हो ना? सुनने वाला। वक्ता कौन? शिक्षक। श्रोता कौन? छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रणाली व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रणाली व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत पर आपकी मुक्तात्मक शासन प्रणाली जो है वो प्रभावित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण में शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है? तो कौन सी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शिक्षक की अपेक्षा छात्र ज्यादा क्रियाशील रहता है? यानी कि नॉर्मली क्या होता है, टीचर ज्यादा एक्टिव रहता है, बट कौन सी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव रहता है? तो वो शासन व्यवस्था है हस्तक्षेप रहित, यानी कि कोई हस्तक्षेप ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो स्टूडेंट ऑलरेडी क्या रहेगा? ज्यादा एक्टिव रहेगा। शासन के स्वरूप के अतिरिक्त भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि शासन के अतिरिक्त भी कौन सी ऐसी क्रियाविधि है जो हमारे शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है? ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन हमें गिवन है। पहला, दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक मूल्य, संस्कृति और परामर्श ना लेना। तो परामर्श ना लेना ये आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। देखो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा था, शासन के स्वरूप अतिरिक्त भी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। शिक्षण को क्या प्रभावित नहीं करेगी? परामर्श ना लेना, क्योंकि दार्शनिक विचारधारा प्रभावित करेगी, सामाजिक मूल्य प्रभावित करेगी, संस्कृति भी शिक्षण को प्रभावित करेगी, लेकिन परामर्श ना लेना ये शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। आगे चलिए, शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या नहीं है। शिक्षण की प्रकृति की व्याख्या कौन कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन गिवन है, इलिमिनेट करते हैं। शिक्षण एक अंतः क्रिया है, ये तो व्याख्या है शिक्षण की प्रकृति की। शिक्षण एक स्वदेश क्रिया है, ये भी व्याख्या है। शिक्षण एक निर्देशन है, ये भी व्याख्या है। शिक्षण एक उपचार नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। शिक्षण के कितने प्रमुख चर हैं? ध्यान रखिएगा, शिक्षण के 3 प्रमुख पार्ट हैं, चाहे चर बोल ले चाहे पार्ट बोल ले, क्वेश्चन लैंग्वेज बदल बदल के आपसे अपनी बातें पूछेगा। शिक्षण एक है, शिक्षण क्या है? एक खेल है, एक समस्या है, एक निदान है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, शिक्षण के सभी पक्षों, नियोजन व्यवस्था, अग्रसरण एवं मूल्यांकन का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये सारी चीजें एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। छात्र को किसके द्वारा नियोजित, व्यवस्थित एवं प्रस्तुत शिक्षण के अनुरूप ही क्रियाशील होना पड़ता है? तो छात्र को एक शिक्षक के अनुकूल क्या होना पड़ता है? क्रियाशील होना पड़ता है। इनमें से कौन मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत क्रिया है? तो वो आपकी सतत क्रिया शिक्षक ही है। नहीं 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 नहीं, कहा गया 16 नंबर क्वेश्चन, वो आपकी अधिगम है। अधिगम का मतलब सीखना। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखा करते हैं, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली जो एक सतत क्रिया है वो है हमारी अधिगम। अनुभवों तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार एवं परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। ये कथन किस महाविद्वान का है, या कह सकते हो किस विद्वान का है? गेट्स ने यह बात कही है। अब गेट्स में मतलब बिल गेट्स नहीं, केवल गेट्स। कौन बालक के व्यक्तित्व के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है? तो एक शिक्षण जो है वो बालक के व्यक्तित्व के सभी आयामों को प्रभावित करता है। जैसी शिक्षा दोगे वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनेगा। अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं शिक्षण सभी का आयोजक एवं व्यवस्था किसके लिए है? तो अधिगम के लिए है भाई। सीखना, पढ़ाना, पढ़ाने में ही प्रशिक्षण आता है, अनुदेशन आता है, अनुबंधन आता है, या फिर कह सकते हो शिक्षण संबंधित सभी आयोजन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
शिक्षण सर्वाधिक बौद्धिक अभिव्यक्ति वाली एक व्यापक है। तो ये क्या है, ये पूरी एक प्रक्रिया है ना, पूरा एक प्रोसेस है, सोच थोड़ी ना है शिक्षण, समस्या थोड़ी ना है, आग्रह थोड़ी ना है, ये पूरा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। आगे चलिए, एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हॉसफोर्ड हैं। कौन है? हॉसफोर्ड। अनुदेशन व्यक्तित्व के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो अनुदेशन जो है ये आपके ज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। क्रियात्मक, भावात्मक, धर्मात्मक बिल्कुल नहीं होगा, ज्ञान बढ़ता है आपको, तो अनुदेशन व्यक्तित्व जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा चर नहीं होता, आपसे ये जानना चाहता है क्वेश्चन। शिक्षण प्रक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं होती हैं, क्वेश्चन बेसिकली ये जानना चाहता है। ऑप्शन हमारे नेक्स्ट पेज पे है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये हो गया, पांचवा भी हो गया, आगे आ जाओ, छठवां। ज्यादा आगे आ गए क्या? नहीं, ज्यादा आगे नहीं आ गए, नीचे करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन हमसे ये जानना चाह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में कौन कौन से चर नहीं होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में आप बताओ, क्या शिक्षक होता है? डेफिनेटली शिक्षक नहीं होगा तो सिखाएगा कौन? छात्र होता है? डेफिनेटली छात्र नहीं होगा तो सीखेगा कौन? सिलेबस होता है? बिल्कुल होता है। सिलेबस नहीं होगा तो पढ़ोगे क्या? समाचार नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। शिक्षण चरों की प्रमुख क्रिया नहीं है। शिक्षण चरों की प्रमुख क्रिया कौन कौन सी नहीं है? शिक्षण चर, शिक्षण में क्या होगा, आपकी कोई समस्या होगी तो उसका निदान आपको मिलेगा, उपचार मिलेगा, मूल्यांकन होगा। समस्या इसका एक चर नहीं है, समस्या ध्यान रखिएगा। प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है? तो सबसे पहले वो निदानात्मक कार्य करता है। प्रभावशाली शिक्षण हेतु वो क्या करता है? सबसे पहले निदानात्मक कार्य करता है। कौन? एक शिक्षक। अगला क्वेश्चन, किस कार्य का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना होता है? तो ध्यान रखिएगा, उपचारात्मक। कौन सा कार्य? उपचारात्मक का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन लाना। लास्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली शिक्षण की संरचना का पक्ष कौन सा नहीं है? संकेत एवं चिन्ह प्रभावशाली शिक्षण की संरचना का पक्ष है। भाषा एवं विज्ञान की प्रक्रिया भी पक्ष है। शिक्षण का एक तर्क होना चाहिए, ये भी प्रक्रिया है। मौन सुकृति, आप बताओ शिक्षण प्रवृत्ति में, या फिर अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो क्या उसका मौन रहना शिक्षण की संरचना का एक प्रवृत्ति होगी या प्रभावशाली शिक्षण होगा? ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपको ऑप्शन पढ़ के अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करके ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। कथन जो है वो याद करने पड़ रहे हैं, स्टेटमेंट किस विद्वान का है ये याद करना पड़ रहा है, वरना बाकी क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ के अपने हिसाब से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, फोर्थ नंबर टॉपिक, और ये है आपका रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम एंड डेवलपमेंट, यानी कि अध्यापक की पाठ्यक्रम विकास में भूमिका। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसको भी देखते हैं। सबसे पहले, पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा है? तो पाठ्यक्रम विकास में जब तक अध्यापक नहीं होगा तब तक सारी चीजें बेकार हैं। तो चाहे वो छात्र हो या प्राचार्य हो या कक्षा हो, पाठ्यक्रम विकास का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक टीचर है, वो एक अध्यापक है। पाठ्यक्रम विकास के किन चरणों पर अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य है? सारे चरणों पे, पाठ्यक्रम के जितने भी चरण हैं उसमें अध्यापक की भागीदारी में आप संदिग्ध नहीं कर सकते, उस पर आप शक नहीं कर सकते। तो अध्यापक की जो भागीदारी है वो असंदिग्ध है और हर जगह मान्य है, यानी कि सर्वमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, और जूम कर दूं थोड़ा सा ये लीजिए, दिखने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। अच्छा एक चीज और, 720 पिक्सल पे लगा के देखिएगा, ठीक है? जितना अच्छा क्वालिटी में देखोगे उतना ही अच्छा आपको क्या होगा, विजिबल होगा। थोड़ा सा डेटा खत्म होगा, खत्म होने दीजिए, एग्जाम है तो पढ़ना तो है ही। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किन सोपानों में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पढ़िए और बताइए कि कौन से सोपान है जहां अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अध्यापक का मेन काम क्या है? शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का चयन, बिल्कुल सही है। अध्यापक का काम सहायक सामग्री का भी चयन करना है, बिल्कुल सही है। कर्मचारियों की नियुक्त करना अध्यापक का काम है क्या? अध्यापक की भूमिका है? नहीं। तो ए और बी ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने का कार्य कौन करता है? तो क्या बताने की जरूरत है? नहीं, अध्यापक ही तो ये काम करता है।
शिक्षकों में किस उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है, यानी कि जो टीचर होता है उनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो सबसे ज्यादा होती है। प्रबल भावना का मतलब समझ रहे हो ना, जो मैक्सिमम होती है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञान और अनुभव दोनों। शिक्षक में ज्ञान की भी भावना प्रबल होती है और अनुभव की भी भावना प्रबल होती है। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अध्यापक का छात्र, विद्यालय तथा उनसे संबंधित सभी पक्षों से कैसा संबंध होता है? आप बताओ, भावात्मक होता है, विचारात्मक होता है, समस्यात्मक होता है, निर्णयात्मक होता है? विचारात्मक संबंध कभी भी अध्यापक का छात्र, विद्यालय या उनसे संबंधित पक्षों से नहीं हो सकता है। समस्यात्मक भी नहीं हो सकता है, निर्णयात्मक भी नहीं हो सकता है। एक भाव जुड़ा होता है अध्यापक का विद्यालय और अपने छात्रों से। तो यहाँ पर जो संबंध होगा वो भावनात्मक संबंध होगा। पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कहां प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन देख के ही आंसर आप बता लोगे। कहां? अरे क्लास में भाई। पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कहां, सिलेबस कहां पढ़ाया जाता है? ऑफिस में, परिवार में, क्लासरूम, सॉरी परीक्षा भवन में या क्लासरूम में? तो आंसर आपका क्लासरूम हो जाएगा। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने कितने प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं? तो इन्होंने टोटल 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। किसने? सेलर और अलेक्जेंडर ने टोटल 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों के आचार, विचार, आस्थाएं, मान्यताएं, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक योग्यता आदि किसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं? तो आपका राइट आंसर पाठ्यक्रम हो जाएगा। सिलेबस जो है वो शिक्षक के आचार, विचार, आस्था, मान्यता, सामाजिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता, इन सब को बहुत प्रभावित करते हैं। शिक्षा प्रक्रिया की महत्वपूर्ण धुरी कौन सी है? शिक्षा प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण धुरी है शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षा प्रक्रिया बेकार है। आगे चलिए, शिक्षकों का आयु वर्ग किसको प्रभावित करता है? तो देखो, शिक्षकों का जो आयु वर्ग है ये सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा पाठ्यक्रम को। किसको? सिलेबस को। क्यों? मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूं, तो क्या मैं नए सिलेबस से अपडेट रह पाऊंगा? नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जो सिलेबस है वो शिक्षकों का आयु वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। युवा एवं प्रौढ़ शिक्षकों की सोच एवं अनुभव में क्या होता है? तो युवा और प्रौढ़ शिक्षक जो होते हैं इनकी सोच जो है पर्याप्त अंतर पे होती है। भाई देखो, युवा और प्रौढ़ शिक्षक दोनों में अंतर है। एक युवा है, एक बूढ़ा है, तो सोच और अनुभव में पर्याप्त अंतर होगा। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव कितने रूपों में कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा, सिलेबस में शिक्षक वर्ग का जो प्रभाव है ये टोटल 2 रूपों में कार्य करता है। प्रत्येक शिक्षक किसमें कुछ आस्था रखता है? शिक्षक को भी आस्था होती है, लेकिन किसमें आस्था होती है? तो नैतिक मूल्यों में आस्था होती है। किसमें? वर्गवाद में आस्था नहीं होती, भेदभाव में आस्था नहीं होती, स्वार्थ में आस्था नहीं होती। ऑप्शन एलिमिनेट करिए। शिक्षक को आस्था होगी नैतिक कर्तव्यों में, नैतिक मूल्यों में। पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव किन रूपों में कार्य नहीं करता? सिलेबस में जो टीचर है, जो टीचर कैटेगरी है, उसका जो प्रभाव है वो कौन से ऐसे रूप हैं जिनमें कार्य नहीं करता? ऑप्शन एलिमिनेट करिए। व्यक्तित्व के रूप में कार्य करता है, संगठन शक्ति के रूप में कार्य करता है, किसमें कार्य नहीं करता? क्वेश्चन ये जानना चाहता है, तो कार्य नहीं करता है व्यवहार के रूप में। सिलेबस में आपका व्यवहार मायने नहीं रखता। मैं बहुत ही, व्यवहार का मतलब यहां समझ रहा हूं ना। सिलेबस पर शिक्षक वर्ग के प्रभाव का मतलब क्या है? मैं एक टीचर हूं, तो सिलेबस पे मेरा व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं बहुत अकड़ू हूं, मैं किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं करता हूं, तो वो बात अपनी जगह है, मेरा व्यवहार अपनी जगह है, लेकिन सिलेबस अपना अपनी एक जगह है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य रूप से सामान्य नैतिक आचरण का शिक्षक होता है। हर ध्यान रखिएगा, देखो शिक्षण जो है, आप शिक्षण कौन कराता है? शिक्षक कराता है। शिक्षक तो विज्ञान का भी हो सकता है, राजनीति का भी हो सकता है, समाज शास्त्र का हो सकता है, लेकिन कहता है शिक्षक जो है वो अनिवार्य रूप से किसका शिक्षक होता है? एक शिक्षक के अंदर सामान्य नैतिक आचरण डेफिनेटली होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अगले पे आ जाओ। चलिए, ये आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम शिक्षक के लिए अपने विचारों को कहां तक पहुंचाने का माध्यम होता है। भाई पाठ्यक्रम, इसका मतलब सिलेबस। तो सिलेबस को आप कहां तक पहुंचाओगे? अरे किसको पढ़ा रहे हो? स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो ना। सिलेबस जो है वो अभिभावक तक थोड़ी पहुंचाओगे, प्राचार्य तक थोड़ी पहुंचाओगे, उसके परिवार तक थोड़ी पहुंचाओगे। तो ये सारे ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। यानी कि राइट ऑप्शन कौन होगा? बालक होगा। किस ढंग से शिक्षक व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन देखो,
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप से सिलेबस जो है वो शिक्षक जो है वो व्यक्तिगत रूप से सिलेबस को प्रभावित करेगा। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। वर्तमान समय में शिक्षक किस रूप में भी उभर रहा है? तो प्रेजेंट की बात करें तो आप ऑप्शन देखो, संगठन शक्ति, मध्यस्थ, मंत्री, समन्वय। अब मंत्री, अब वर्तमान समय में शिक्षक जो है क्या वो मंत्री के तौर पे उभरेगा? नहीं भैया। मध्यस्थ बिचवानी करेगा? नहीं। समन्वयक होगा? नहीं। संगठन शक्ति, शिक्षक जो है वो एक संगठन की शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। आगे चलिए, राज्य स्तरीय शिक्षक संगठन किस स्तर पर है? अरे भाई, जब राज्य स्तरीय की बात हो रही है तो आंसर भी आपका क्या होगा? राज्य ही तो होगा। कौन अध्यापकों के संभावित को प्रभावित कौन अध्यापकों के संभागित्व को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानते हैं? तो ये आपके एडवर्ड साहब हैं। कौन? एडवर्ड हैं। एडवर्ड विद्वान हैं। आगे चलो, अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। ये कथन किसका है? ये कथन है क्रेग महोदय का। किसका कथन है? क्रेग का कथन है। हेलमेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, ये कथन किसका है? रोनाल्ड गोल्ड का है। किसका? रोनाल्ड गोल्ड का। पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य तो लगभग सभी जगह जिसके हाथ में केंद्रित होता है। अरे पाठ्यक्रम आयोजन कौन करता है? विषय विशेषज्ञ करते हैं ना, तो विशेषज्ञ आपका आंसर हो जाएगा। स्कूल स्तर का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार करने में किसकी पर्याप्त भागीदारी रही है? तो ध्यान रखिएगा, जो पर्याप्त भागीदारी रही है वो शिक्षक की रही है। किसी भी सिलेबस को तैयार करने में स्कूल लेवल पे सबसे ज्यादा भागीदारी शिक्षक की ही होती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक किसके रूप में कार्य करता है? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो अध्यापक है आपका, वो पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक क्या है? आपको पथ का प्रदर्शन करने वाला, यानी कि आपको रास्ता दिखाने का कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का विकास में किन आर्थिक आधारों का विशेष योगदान नहीं है? देखो, कृषि में विशेष योगदान है, पाठ्यक्रम विकास का उद्योग धंधों में विशेष योगदान है, कौशल विकास में विशेष योगदान है, घूसखोरी में थोड़ी ना विशेष योगदान है। इसलिए थोड़ी ना पढ़ाया जाता है कि आगे चल के घूसखोरी करो, है ना। चलिए, चौथा नंबर टॉपिक भी यहां से होता है समाप्त। अब आ जाते हैं किस पे? फिफ्थ नंबर पे, और मूव करते हैं, देखते हैं पांचवा टॉपिक क्या है। तो पांचवा जो टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल प्लानिंग एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, योजना एवं उपागम। तो फटाफट इसको भी डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा आपके सामने। कह रहा है पाठ्यक्रम रचना जो है वो कैसी क्रिया है? पाठ्यक्रम रचना जो है वो एक सुनियोजित क्रिया है, जिसको प्री डिसाइडेड कहा जाता है। सुनियोजित का मतलब पहले से वो क्या है? प्रॉपर तरीके से नियोजित की जाने वाली है। आगे चलिए, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर किस आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास होता है? तो ये जितनी भी पद्धति है ना, वो चाहे मांटेसरी हो, वो चाहे योजना हो, वो चाहे किंडरगार्टन हो, सारी ही पद्धति का विकास हुआ है। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है? तो जॉन डीवी का योगदान सबसे ज्यादा है। किसका? जॉन डीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? देखो, पाठ्यक्रम का एक एकीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें आपको शिल्पकला भी सिखाई जाए, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसका मतलब पाठ्यक्रम का प्रकार जो है वो व्यवहारिक पाठ्यक्रम नहीं है। ये टीचर के व्यवहार पे स्टूडेंट के प्रति डिपेंड करता है। व्यवहार कोई आपको सिखा नहीं सकता, व्यवहार किसी सिलेबस में नहीं है। व्यवहार आपको बातों से, अपनी क्रियाकलापों से सिखाया जा सकता है, लेकिन किसी सिलेबस में व्यवहारिक पाठ्यक्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है? तो पाठ्यक्रम को प्रभावित कौन कौन करता है? परीक्षा प्रणाली, कैसे किस बेसिस पे एग्जाम ले रहे हो, सिलेबस को प्रभावित करेगा। कैसे आप रूल्स और रेगुलेशन बना के रखे हो, शासन पद्धति कैसी है, डेफिनेटली प्रभावित करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और समितियां भी प्रभावित करेंगी, यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पे आ जाओ, छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो यह अल्बर्टी महोदय के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? अल्बर्टी के द्वारा। जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए, यह किस विद्वान का अभिकथन है? तो जो कुछ भी सीखना है वो करके सीखना चाहिए, ये कोमेनियम के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? कोमेनियम के द्वारा। पाठ्य चर्चा के विकास हेतु आवश्यक तथ्य कौन नहीं है?
पाठ्य चर्चा के विकास हेतु यानी कि सिलेबस को और ज्यादा आगे तक ले जाया जाए, तो इसमें कौन कौन से तथ्य आवश्यक हैं और कौन कौन से तथ्य आपके आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन देखो, मैंने अभी आपसे क्या बताया कि एक उद्देश्य होना चाहिए, परिस्थितियां होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। व्यवहार कभी भी पाठ्यक्रम में मेंशन नहीं होगा। व्यवहार आपको आपका टीचर, आपके माता पिता, आपके आसपास का माहौल, वहां से सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन से हैं। पेज खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आ गया आपके पास। चलिए, तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन से हैं। तो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के जो रचनाकार हैं वो ब्रूनर है। यहाँ पे ऑप्शन कट गया है, मैं लिख देता हूं, ब्रूनर। ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 9वें नंबर क्वेश्चन का। 9वां नंबर क्वेश्चन पीछे आपने पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के ये रचनाकार हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किसे आधार मानती है। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को गांधी जी की बुनियादी शिक्षा जो है वो पाठ्यक्रम मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोगवादी विचारधारा की बात की जाएगी तो छात्र केंद्रित। कौन सा पाठ्यक्रम, प्रयोगवादी पाठ्यक्रम जो है ये प्रयोगवादी विचारधारा आपके छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम पर आधारित है। कथन है, शिक्षा किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूं। क्या है कथन, शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूं। ये कथन किस विद्वान का है, नेल्सन एवं बॉसिंग का ये सिद्धांत है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकीकृत पाठ्यक्रम का गुण नहीं है। भाई एकीकृत पाठ्यक्रम की अगर बात हो रही है तो ऑप्शन पढ़ के एलिमिनेट कर देते हैं। पहला ऑप्शन, इसमें छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक यूनिक सिलेबस अगर होगा तो अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो एक साथ स्टूडेंट को मिल जाएगा। इसका मतलब ये तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये तो गुण है। छात्र की रुचियों का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल सिलेबस ऐसा डिजाइन किया जाता है जिसमें स्टूडेंट की रुचि जिसमें हो वही चीजें रखी जाती हैं। बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करता है सिलेबस। बिल्कुल सही बात है, ये भी बात आपकी सही है। पाठ्यक्रम शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा देता है, तो ये तो आपका बिल्कुल ही ऐसा गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख के ही हमें हमारा आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का जो सिद्धांत है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्माणित पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत जो है वो प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का सिद्धांत नहीं है। दो बातें आई, एक माध्यमिक की आ गई और एक प्राथमिक की आ गई, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। माध्यमिक में विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत नहीं है और प्राथमिक में कार्य विशिष्टता का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये तीनों सिद्धांत हैं, तो इन चीजों को भी एक बार आप देख लीजिएगा। आगे चलिए, कौन से नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। पहले भी आप पढ़ चुके हो 1948 में, जब हमारा 47 को देश आजाद हुआ उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। यह हेंडरसन का कथन है। किसका, हेंडरसन का। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता जॉन डीवी का संबंध किस देश से है। तो जॉन डीवी अमेरिका से है। किस देश से है, अमेरिका से। कोठारी कमीशन आपको पढ़ा चुका हूं 1966। कोठारी कमीशन के पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों में कौन सा शामिल नहीं है। तो कोठारी कमीशन में पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षण उपकरणों का निर्माण करना शामिल है। शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, यह भी उसमें मेंशन किया गया है। आगे चलिए, अगला ऑप्शन है 10 वर्षीय समान पाठ्यक्रम, यह भी वहां पे मेंशन किया गया है। तो मेंशन कौन नहीं है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं ना भी बताता तब भी आप बता देते। आप बताओ, क्या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का सेम सिलेबस होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर सेम सिलेबस हो जाएगा तो फिर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में फर्क ही क्या रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। बड़ा ही पॉपुलर आपका स्टेटमेंट है, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का यह कहना है कि अध्यापक
उस तरह की अध्यापक उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कौन विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा का लाभ नहीं है? देखो, विकेंद्रीकृत पाठ्य चर्चा का लाभ पहले आप ऑप्शन पढ़िए। यह पाठ्य चर्चा लचीली होती है, यह पाठ्य चर्चा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, ये पाठ्य चर्चा छात्र हितों को प्राथमिकता देती है, ये पाठ्य चर्चा छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान नहीं दे पाती। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी ऐसी पाठ्य चर्चा नहीं है जो छात्र को किसी न किसी तरीके का ज्ञान ना दे। हर एक पाठ्य चर्चा से छात्र कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। शिक्षण में शिक्षक की कौन सी भूमिका है? पढ़ के ही ऑप्शन बता दोगे। शिक्षक की निष्पक्षता होनी चाहिए, शिक्षक का अनुभव भी मायने रखता है, उसकी योग्यता भी मायने रखती है, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन पढ़िए। मैं आपसे बार बार इस चीज को बता चुका हूं कि पाठ्यक्रम में कहीं भी व्यवहारिकता का सिद्धांत मेंशन नहीं किया गया है। किसी भी सिलेबस में व्यवहारिक चीजें जो है वो नहीं मेंशन की गई है। पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के अनुरूप है? तो क्रिया केंद्रित। ध्यान रखिएगा, गांधीवादी शिक्षा के अनुरूप क्या है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है। एकीकृत पाठ्यक्रम की कौन सी विशेषता नहीं है? इसको भी आप ऑप्शन पढ़ के ही आंसर बता ले जाओगे। कौन सा? या अनुभव केंद्रित है, अनुभव तो डेफिनेटली है इसमें। छात्रों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है। माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर विषयों का एकीकरण होता है, गलत। माध्यमिक का अलग है, उच्च प्राथमिक स्तर का अलग है। विभिन्न विषयों का एक साथ ज्ञान देती हैं, ये भी सही है। तो ये तीन चीजें विशेषताएं हैं, जबकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विषयों का एकीकरण ये विशेषता नहीं है। तो इस तरीके से ये भी टॉपिक होता है खत्म। मूव करेंगे 6th नंबर टॉपिक पे, जो कि पाठ्यक्रम के निर्धारक यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये रहा आपका अगला टॉपिक, कौन सा? पाठ्यक्रम के निर्धारक यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम। ये है हमारा 6th नंबर टॉपिक। देखो, मैं आपको अगर बताऊं तो टोटल हमारे पास सेकंड पेपर में जो टॉपिक है वो है 20। कितने टॉपिक है? 20 टॉपिक है। तो अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं। टोटल 20 टॉपिक है। तो 20 में से जो हमारा ये पार्ट फर्स्ट है ना, पार्ट फर्स्ट में हम 10 टॉपिक को कवर करेंगे, और इसके बाद जो आपको पार्ट सेकंड मिलेगा इसमें भी हम 10 टॉपिक को खत्म करेंगे। बस आप पढ़ते चलिए, वीडियो देखते चलिए, ठीक है। इसके बाद आज 19 तारीख है, आज 19 तारीख है, तो आज आपको पूरा सेकंड पेपर मिल जाएगा। कल 20 तारीख को पूरा थर्ड पेपर मिल जाएगा, और 21 तारीख को पूरा फोर्थ पेपर मिल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो 21 तारीख तक मैं आपको चार के चारों पेपर पूरे पढ़ा दूंगा। 21 जून तक आपके जितने भी पेपर हैं, 4 पेपर, ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप इन वीडियोस को देखिए। 21 के बाद 22 और 23 को क्या प्लान है? तो 22 और 23 को मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर ऑब्जेक्टिव वाला, कौन सा? 2021 में जो हुआ है, ठीक है। और इसके बाद 22 और 23 के बाद 24 यानी कि एग्जाम से पहले, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, OMR में कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 में से 80 क्वेश्चन ही करने हैं। तो कैसे आंसर अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपको क्या सारी चीजें करनी है, वो बात होगी 24 को। उसके बाद आने वाली 25 को आपके लिए क्या बोलूंगा? आपके लिए बोलूंगा ऑल दी बेस्ट, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 6 नंबर टॉपिक को। पहला क्वेश्चन ये इरेज कर देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया है? ध्यान रखिएगा, किलपैट्रिक ने किया है। प्लेटो ने अपना पाठ्यक्रम किन आधारों पर निर्मित किया है? तो प्लेटो का जो पाठ्यक्रम है वो बौद्धिक भी है, कलात्मक भी है, नैतिक भी है। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। टीपी नंद ने समस्त मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? समस्त मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। निम्न में से किस विद्वान ने शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका घोषित किया है? रूसो ने। किसने? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है? दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है प्रयोजनवाद।
दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा प्रयोजनवाद है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस विचारधारा की उपज है? प्रयोजनवादी विचारधारा की उपज है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख कारणों में से निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो नीचे जो 4 ऑप्शन आपके गिवन है, आत्म प्रकाशन आपका सत्य नहीं है, बाकी अभिप्रेरणा का चालक जो है वो एक मुख्य कारक है, अभिप्रेरक जो है वो भी एक मुख्य कारक है, उद्दीपक भी एक मुख्य कारक है। चालक और अभिप्रेरक का मतलब बस ऐसे समझो, एक पढ़ाने वाला, एक पढ़ने वाला, और उसके बाद वहां से जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसको उद्दीपक कह सकते हो। तो डी नंबर ऑप्शन आपका एक मुख्य कारक नहीं है। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के टोटल 3 प्रकार होते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता कौन है? शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता जॉर्ज पाइन है। कौन है? जॉर्ज पाइन। 10वां नंबर क्वेश्चन, पाठ्यक्रम परिवर्तन के समाजशास्त्री सिद्धांत में क्या समाहित नहीं है? ऑप्शन पढ़ के ही आपको आंसर पता चल जाएगा। विद्यालय का पाठ्यक्रम बाल विकास के स्तर का हो, बिल्कुल सही बात है। जब तक बालक के विकास के स्तर का पाठ्यक्रम नहीं होगा तब तक वो सिलेबस बेकार है। पाठ्यक्रम को बालकों का निर्माण विश्व समाज के लिए करना चाहिए, बिल्कुल वो पाठ्यक्रम बिल्कुल यूजलेस है जिससे समाज का कल्याण ना हो, जिससे बालकों का आगे चल के निर्माण ना हो। पाठ्यक्रम को परिवर्तनशील व लचीला होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम जो है वो आपका परिवर्तनशील होना चाहिए, समय समय पर उसमें अपडेशन और चेंजेस आते रहने चाहिए। लास्ट ऑप्शन है, पाठ्यक्रम बहिर्मुखी प्रभावयुक्त होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर बहिर्मुखी प्रभावयुक्त पाठ्यक्रम हो जाएगा तो फिर अध्यापक को पढ़ाने में दिक्कत होगी। मैंने एक सिलेबस तय कर दिया, वही सिलेबस अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर सिलेबस 3-4 तरीके अलग अलग प्रकार के हो जाए, बहुमुखी हो जाए, तो पढ़ाने में भी दिक्कत होगी और पढ़ने में भी दिक्कत होगी। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो इसके लिए तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे और ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। देखिए, पहला कह रहा है कि वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम नैतिक एवं आध्यात्मिक विषयों से पूर्ण था। आप मुझे एक बात बताओ, क्या वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम नैतिक और आध्यात्मिक था? बिल्कुल सही बात है, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा ही दी जाती थी वैदिक काल में, जो कि ऋग्वेद से दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा का साधन क्या था? वेदों से शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पेस्टोलॉजी के मतानुसार घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, बालक का प्रथम विद्यालय उसका घर ही होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और क्रो एवं क्रो के शब्दों में शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप मुझे एक बात बताओ, जिस हिसाब से समाज बदलेगा क्या शिक्षा को भी बदल दोगे? ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। समाज में बहुत ज्यादा बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां होती जा रही हैं, तो क्या सिलेबस को भी वैसा ही कर दोगे? ऐसा नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या समाहित नहीं है? क्या समाहित नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है। आधारभूत कलाएं समाहित है, सामाजिक अध्ययन समाहित है, शारीरिक शिक्षा समाहित है, व्यवहारिक ज्ञान, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है, इसको भी आप ऑप्शन पढ़ के ही एलिमिनेट करोगे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, बिल्कुल सही बात है, हमारी जो मातृभाषा हो उसी में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मौद्रिक के स्तर पर हो, बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि बाबा आदम के जमाने का आपका सिलेबस होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का स्थान हो, बिल्कुल गलत बात है। जब पाठ्यक्रम माध्यम मातृभाषा होगा तो फिर अंग्रेजी और धर्म का स्थान कहां से आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप क्या करिए, सही लगा दीजिए। पाठ्यक्रम परिवर्तन में दर्शन के प्रभावों में क्या शामिल नहीं है? इसको भी आप ऑप्शन पढ़ के ही लगाओगे। पाठ्य वस्तु पर दर्शन का आंशिक प्रभाव पड़ता है? अरे बिल्कुल नहीं भाई, सिलेबस में जो चीजें बताई जाएंगी उसका पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा, आंशिक का मतलब तो कम हो जाएगा ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। जॉन डीवी ने बालकों की 4 अभिरुचियां मानी है, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो शारीरिक क्रियाएं करना शामिल नहीं है, बाकी कलात्मक अभिव्यक्तियां, किसी चीज की खोज करना, रचनात्मक कार्य करना, ये सारी चीजें शामिल हैं, शारीरिक क्रियाएं आपकी शामिल नहीं है। यौन शिक्षा को किस दार्शनिक विचारधारा में प्रमुखता प्राप्त है? तो अगर यौन शिक्षा की बात करें तो इसको प्रकृतिवाद में, ये एक नेचुरल थिंग है। प्रकृतिवाद का मतलब समझ रहे हो ना, नेचुरल चीज है।
शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? तो अगर इस कथन की बात की जाए, ये प्रोफेसर ट्रो का है। किसका कथन है? प्रोफेसर ट्रो का। आगे चलिए, ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रचना है। देखो, आपसे बहुत सारे लेखक भी पूछे जाएंगे एग्जाम में। जैसे अभी पीछे ही हमने कुछ पुस्तकों की बात की, वैसे ही एक और बुक आ गई। कौन सी? ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, मुनरो की रचना है। किसकी रचना है? मुनरो की। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता का दोष है? ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं। राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल, आप कह सकते हो राष्ट्रपति हमारी एकता, तो राष्ट्रीय एकता में देश की भावना निहित होती है। बिल्कुल सही बात है, ये दोष तो है नहीं। राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अनिवार्य है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये दोष तो है नहीं। राष्ट्रीय एकता से प्रांतीयता क्षेत्रीयता को बल मिलता है, और राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सीमा के सुरक्षा हेतु तो आवश्यक है। डी भी सही है। सी आपका जो है ये एक तरीके का दोष है। राष्ट्रीय एकता से जो प्रांत हैं, जो क्षेत्र हैं, इनको बल मिलता है, जबकि प्रांत और क्षेत्र को बल नहीं मिलना चाहिए, पूरे देश को बल मिलना चाहिए। राष्ट्रीय एकता देश पे आधारित होनी चाहिए, किसी प्रांत या क्षेत्र पे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले पे मूव करें, चलो आ जाओ, ये लीजिए, अगले पे मूव करते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता के संबंध में क्या असत्य है? असत्य का मतलब आप ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। तो राष्ट्रीय एकता एक भौगोलिक सीमा होती है, भावात्मक एकता की नहीं। बिल्कुल सही बात है। भौगोलिक सीमा का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें आपके पूरे देश की बात कर दी जाए। राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अनिवार्य है, जब तक भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रीय एकता की अनिवार्यता नहीं होती। आप मुझे एक बात बताओ, आपके अंदर देश के प्रति भावना होगी तभी तो राष्ट्रीय एकता बन पाएगी, यानी कि ये तो बात क्या है? सत्य है। अगला, शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण हेतु राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है, भावात्मक एकता को गौर स्थान प्राप्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता तो निर्माण है, लेकिन भावात्मक एकता को गौर स्थान नहीं प्राप्त है। अगला ऑप्शन, राष्ट्रीय एकता प्रांतीयता की भावना मजबूत करती है, जबकि भावात्मक एकता एक सीमावाद को कम करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय एकता से प्रांत जो है, राज्य जो है, आपके छोटे छोटे जो आपकी क्षेत्र हैं, वो मजबूत होते हैं, और ये होते हैं राष्ट्रीय एकता में। यही इनका दोष भी है, और यही इसके पीछे वाला क्वेश्चन भी था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विकास का एक प्रमुख घटक नहीं है। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षण उद्देश्य होंगे? अरे बिल्कुल होंगे। मूल्यांकन होगा? बिल्कुल होगा। अनुदेशात्मक प्रारूप होगा? बिल्कुल होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता, जनमत, ये सारी चीजें नहीं होंगी। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अभी सेकंड लास्ट भी नहीं है, 23 नंबर क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तित करना है। ये कथन किसका है? ये कथन हिल्ड टाबा का है। किसका है? हिल्ड टाबा का। अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? गुड का कहना है। ये किसका? गुड का। किस विचारधारा में धार्मिक विषयों का पाठ्यक्रम में विरोध किया गया है? प्रकृतिधारा विचार, प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी विचारधारा में धार्मिक विषयों को पाठ्यक्रम में ना लाया जाए, इसीलिए किसी भी सिलेबस में धार्मिक विषय नहीं मिलते हैं। आप बताओ, किसी भी सिलेबस में भगवान राम की जीवनी मिलती है क्या? या फिर अल्लाह की जीवनी मिलती है क्या? या फिर ईसा मसीह? यानी कि धर्म से पाठ्यक्रम को हटाया जाए। किस विचारधारा में? प्रकृतिवादी विचारधारा में इसका विरोध किया गया है। अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक है आपका वैल्यूज एनरिच्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में निहित मूल्य की बात होगी। तो फटाफट 7 नंबर टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखते हैं क्या क्वेश्चन होगा। और ये टॉपिक आपका थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिन लोगों की पॉलिटी अच्छी होगी उनका ये टॉपिक भी क्या होगा? बेहतर होगा। इस टॉपिक में आपको पूरी तरीके से चीजें याद करनी पड़ेंगी। वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तावना संविधान की सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी है। ये कथन किसका है? ये कथन है ठाकुर दास भार्गव। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के व बंदी बनाने के बिना कारणों के बताए जेल में नहीं रखा जा सकता, और बंदी बनाने पर कितने समय में निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? आप जानते हो 24 घंटे।
पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो उसको रीजन बताना पड़ेगा कि रीजन क्या है। अगर जेल में बंद कर देगी तो 24 घंटे के अंदर जो भी निकटतम न्यायाधीश होंगे यानी कि मुकदमा होगा और 24 घंटे के अंदर आपको अदालत में पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एक हफ्ते तक आपको जेल में ही रखा जाए। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये संविधान के खिलाफ है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो पूरी तरीके से संपत्ति का अधिकार है, जिसमें बाद में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उन 6 स्वतंत्रताओं में सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता है, वृत्ति व्यापार आजीविका कारोबार करने की स्वतंत्रता है, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता नहीं है। इसका आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपके अनुच्छेद 19 में मेंशन नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन कौन से मौलिक अधिकार लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये चीज मेंशन की गई है कि स्त्रियों का क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए, और ये हमारा मौलिक अधिकार में मेंशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना है, या किन अनुच्छेदों में उल्लिखित है? अनुच्छेद 25 से 28 तक ये मेंशन किया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप जो है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमको मूव करना पड़ेगा। ये आ जाइए, चलिए ज्यादा बड़ा हो गया, एक बार छोटा कर देता, अब ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने और उसे विधिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 31 के अतिरिक्त कौन सा अनुच्छेद संविधान से समाप्त कर दिया गया और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19(6) को समाप्त किया गया था और 371(झ) को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। समता का अधिकार किस संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार मेंशन है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में क्या वर्णित है? मूल कर्तव्य जो है वो मेंशन किए गए हैं अनुच्छेद 51 का में। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रथम बार संविधान में नागरिकों को विषय में निर्दिष्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, मूल कर्तव्य के निर्दिष्ट किया गया था। संविधान के 1978 में पारित 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा अधिकार अब एक मूल अधिकार न रहकर केवल एक संवैधानिक अधिकार रह गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्र हित, राज्य राष्ट्र के हित में किस अनुच्छेद के अंतराल बलात् मानव श्रम व बेकारी को आप पर थोपा जा सकता है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 45 में। अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा, पूछा जा सकता है। आगे चलिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनके कल्याण के लिए अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट पे आइए, संविधान उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा प्रालेख जारी नहीं करते हैं? तो ये निषेधाज्ञा जारी नहीं करते हैं। बाकी जो न्यायालय हैं ये प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सारी चीजें जारी करते हैं, निषेधाज्ञा जारी नहीं करते। 17 नंबर क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आगे चलते हैं। ये आ गया, थोड़ा सा ब्लर है बट क्लियरिटी देखिएगा, आप जूम करके देखोगे समझ में आएगा, मैं बोल भी रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा पहुंचा व निर्मित हुआ? तो आपको बताना है, मौलिक अधिकार में जब परिवर्तन संबंधित विवाद हुआ तो उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा पहुंचा व निर्मित हुआ? कहने का मतलब यह है कि किसने ये केस किया था। तो ये केस किया गया था गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस, तीनों ने किया था। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। संविधान में संशोधन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में मेंशन किए गए हैं? तो अगर संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 में यह बात मेंशन की गई है। सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा किस अध्याय में और कितने मौलिक कर्तव्य नागरिकों के सम्मिलित किए गए हैं?
भाई 42वें संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो आपके चतुर्थ अध्याय और 10 कर्तव्य जो है इसमें क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्य को नागरिकों के लिए सम्मिलित किया गया है। आगे चलिए, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संशोधन से संपत्ति के आधार को केवल एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार ये अब नहीं रह गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया, इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पेपर में। यहाँ पे भी जान लीजिए, समवर्ती सूची में 1950 में जब संविधान बना तभी इसको समवर्ती सूची में रखा गया था। संविधान की धारा 30 का संबंध किससे है? तो धारा 30 का संबंध अगर बात की जाए तो ये आपके अल्पसंख्यकों की शिक्षा से है। जो अल्पसंख्यक है उनकी शिक्षा के लिए संविधान में धारा 30 का संबंध रखा गया है। संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है? धारा 45 का संबंध अनिवार्य, निःशुल्क और सार्वभौम शिक्षा से है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय संविधान की धारा 25 का जो संबंध है वो किससे रखा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता से। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म में जी सकता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द 1975 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 25 से 28, बट यहाँ पे अलग अलग दे दिया है इसलिए आंसर उपयुक्त सभी होगा। धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन से हैं? तो चाहे वो यातायात व संचार के साधन हो, चाहे पश्चिमीकरण हो, चाहे नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हो, ये सारे ही आपके कारण हैं। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए ये आ जाओ अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? जनतंत्र का सिद्धांत सेवा नहीं है। क्या नहीं है? सेवा नहीं है। जनतंत्र का सिद्धांत समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, लेकिन सेवा नहीं है। आगे मूव करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता समाप्त करने का कानून कब बना? अस्पृश्यता समाप्त करने का कानून 1955 में बना। सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? तो सामाजिक न्याय का जो प्रमुख तत्व है वो अवसर की समानता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है। ये किसने कहा था? ये बारकर ने कहा था। किसने कहा था? बारकर ने कहा था। कानूनी न्याय से क्या तात्पर्य है? कानूनी न्याय का मतलब है सभी को कानून की दृष्टि से समान समझा जाए तथा सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। सामाजिक न्याय से पृथक व उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो सामाजिक न्याय से पृथक व उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक न्याय है। जस्टिस शब्द किस शब्द से बना है? ये जज शब्द से बना है। किससे बना है? जज शब्द से। न्याय की सामान्य अवधारणा ने किसकी सर्जना की है? तो इन्होंने सर्जना की है न्यायपूर्ण कानून की और तात्विक न्याय की, यानी कि विकल्प ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। न्याय की अवधारणा विकसित कब हुई? तो ये प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में और सामान्य न्याय के रूप में, दोनों के ही रूप में विकसित हुई है। सी आंसर हो जाएगा। न्याय अनिवार्य रूप से है क्या? एक अनिवार्य कानूनी अवधारणा भी है, सामाजिक अवधारणा भी है, नैतिक अवधारणा भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्याय क्या है? तो न्याय एक सामान्य गुण भी है, एक तत्व केंद्रित व्यवस्था भी है, एक सक्रिय प्रक्रिया भी है। इसका मतलब आपका आंसर नहीं, तत्व केंद्रित सक्रिय प्रक्रिया नहीं है। न्याय एक सामान्य गुण होगा, केवल ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। क्या है? एक सामान्य गुण। एक मिनट मुझे, न्याय क्या है? ठीक है, इनमें से सभी आंसर होगा। सॉरी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं, कोई बात नहीं। न्याय क्या है? तो न्याय जो है वो आपका क्या है? सारे ही है। एक सामान्य गुण है, सक्रिय प्रक्रिया, तत्व केंद्रित व्यवस्था, इनमें से सभी। ठीक है, राइट आंसर होगा और यहां भी उक्त आंसर सारे होंगे। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रक्रियात्मक न्याय को क्या कहते हैं? नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रक्रियात्मक न्याय को क्या कहते हैं? तो कानून की
ओर से उचित प्रक्रिया को ही प्रक्रियात्मक न्याय का नाम दिया गया है। लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लिबरल शब्द से हुई है। स्वतंत्रता का निम्न में से कौन सा तत्व है? स्वावलंबन। स्वतंत्रता का जो तत्व है वो स्वावलंबन है। कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, ये कांट का कहना है। किसका कहना है? कांट का। स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व पारस्परिक पूरक है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व जो है ये पारस्परिक पूरक है। स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की क्या देन है? तो उदारवाद की देन क्या है? संविधानवाद भी है, कानून का शासन भी है, स्वतंत्रता की घोषणा भी है, यानी कि ये सभी आपके स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की देन है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य है स्वराज्य। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा नहीं है, न जेल में बंदी है, न दंड के भय से एक दास की भांति आतंकित है, चील की भांति उड़ान भर सके या व्हेल की भांति न तैर सकने को स्वतंत्रता या अभाव नहीं कहा जा सकता। हेवेल्टियस की यह धारणा स्वतंत्रता को क्या बनाती है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे आतंकित एवं बाह्य दोनों प्रकार के अवरोधों का अभाव मानती है जो व्यक्तित्व क्रिया में बाधा डालते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कानून एक स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? उदारवादियों को द्वारा कहा गया था कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। निम्नलिखित में से किसे नागरिक अधिकार माना जाता है? संपत्ति के अधिकार जो है वो अब मात्र एक नागरिक अधिकार रह गया है, संवैधानिक अधिकार रह गया है, ये अब मूल अधिकार नहीं बचा। आगे चले 50 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो खत्म होता है यहां से ये टॉपिक। आगे आ जाइए, चलिए ये आ जाइए आपके 8वें नंबर टॉपिक पे, और 8वां नंबर टॉपिक है आपका मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान। ये ऊपर आंसर की दी थी पीछे वाले की। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से भी वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। पिछला वाला टॉपिक आपका थोड़ा बड़ा था। इसके बाद आपको एक टॉपिक और मिलेगा 9वां नंबर, वो भी आपको काफी बड़ा मिलेगा। फिर बाकी के जो भी टॉपिक है उसमें से आपके 10-10, 20-20, 25-25 क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट पे मूव करें तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पाठ्यक्रम विकास का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है? टेलर प्रतिमान। ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रतिमान? टेलर प्रतिमान। मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली का विश्लेषण करना यह शामिल नहीं है। किस आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान है? ये कथन किससे संबंधित है? हेनरी सिसिल बिल्ड से इस कथन को संबंधित रखा गया है, उन्होंने ही ये संबंध कहा था। पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है, व्यवहार को महत्व नहीं दिया जाता है। मानववादी पाठ्यक्रम किसको कहा जाता है? मानववादी पाठ्यक्रम आपका आदर्श प्रतिमान जो है इसी को कहा जाता है। निम्न में से कौन मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित है? व्यवहार प्रतिमान। व्यवहार आपका मूल्यांकन प्रतिमान में आता है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किस प्रतिमान से हुआ है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास पारिस्थिति प्रतिमान से हुआ है। ध्यान रखिएगा। सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान कब विकसित किया गया? तो सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान 1976 में विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अदा प्रक्रिया प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं? तो सरल प्रक्रिया के ही नहीं, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर था। सरल प्रतिमान कब आया था? अच्छा वो था, ठीक है। अदा प्रक्रिया प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं? तो ये सरल प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिमान अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है? जमीनी प्रतिमान। कौन सा? जमीनी प्रतिमान। जमीनी प्रतिमान का गुण कौन सा नहीं है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो जमीनी प्रतिमान का जो गुण है वो आपका अंतर वस्तु का चयन नहीं है, बाल केंद्रित होना ये है। व्यापक प्रतिमान है, विशेष समस्याओं का समाधान है। हिल्ड टावर के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों में कौन समाहित नहीं है? तो ये भी ध्यान रखिए कि कौन सा समाहित है, ये भी ध्यान रखिए कौन सा समाहित नहीं है। उद्देश्यों का निर्माण ये समाहित है। शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण समाहित है। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण समाहित है। निर्देशन देना समाहित नहीं है। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाठ्यक्रम में कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है? तो प्रशासनिक प्रतिमान जो है वो सबसे प्रसिद्ध है।
उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अधिकांशतः किस पाठ्यक्रम प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है? तो जो उच्च शिक्षा संस्थान है वह प्रशासनिक प्रतिमान का सबसे ज्यादा अनुसरण करते हैं। इनमें से किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा सरल प्रतिमान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान समाहित हैं? ध्यान रखिएगा टोटल 3 सोपान समाहित हैं। कितने? 3। नेक्स्ट पेज पे इसका ऑप्शन मिलेगा। आगे मूव करते हैं। ये आ जाइए। तो कितने सोपान समाहित हैं? 3 सोपान समाहित हैं। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है? प्रसिद्ध होना जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है। किस प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है? हिल्ड टाबा में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है। सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन सा है? सबसे पुराना जमीनी पाठ्यक्रम महत्व है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पुराना पाठ्यक्रम जो सबसे पुराना है वो जमीनी है। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम के जमीनी प्रतिमान का अवगुण है? तो लंबी प्रक्रिया पर आधारित जो है वो जमीनी प्रतिमान का अवगुण है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पाठ्यक्रम के प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में क्या समाहित नहीं है? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। क्या समाहित नहीं है? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण ये समाहित नहीं है। किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न से उच्च स्तर की होती है? जमीनी की जो प्रक्रिया है ये निम्न से उच्च स्तर की होती है क्योंकि इसका नाम ही जमीनी है। कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है? तो ध्यान रखिएगा प्रशासनिक प्रतिमान ऐसा है जो प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान में क्या शामिल नहीं है? तो बाल एवं केंद्रित पाठ्यक्रम ये शामिल नहीं है। बाकी इसके अलावा ये सारे शामिल हैं। संसाधनों का विकास, उद्देश्यों की पहचान, भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और निम्न में से किस प्रतिमान का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है? ध्यान रखिएगा जमीनी प्रतिमान का जो दृष्टिकोण है ये लोकतांत्रिक है। आ जाइए नेक्स्ट पे। 9वां नंबर टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप आईसीटी कहते हो, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। फटाफट इसको भी डिस्कस करेंगे। देखो सेकंड पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट यही दो टॉपिक हैं। कौन कौन से? एक तो आपका आईसीटी और दूसरा जहां पे अभी हमने पॉलिटी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, कौन सा टॉपिक? भारतीय संविधान में निहित मूल्य। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं दोनों टॉपिक से क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस भी इनकी ज्यादा कराऊंगा। इस पूरे टॉपिक में अप्रोक्सीमेट 60 से 62 क्वेश्चन है। तो फटाफट करके डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहा जाता है? तकनीक कहा जाता है। टेक्निक कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। किसका कथन है कि तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है? ब्लूमर जैकोटा का। किसका कहना है? ब्लूमर जैकोटा का कहना है कि तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है। किसका कथन है? तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है। तो तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग ऑफिस है। क्या है? ऑफिस। शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ब्रायन मोर ने किया था। किसने किया था? ब्रायन मोर ने किया था। शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम किसने किया था? सिडनी एल प्रेसे ने सर्वप्रथम तकनीकी शिक्षण का शिक्षण मशीन के रूप में प्रयोग किया था। भारत में अनुक्रमिक अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1966 में इलाहाबाद में। कहां हुई थी? 1966 में इलाहाबाद में। मानव सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है, ये कहना है रॉबर्ट ए कॉक्स का। किसका कहना है? रॉबर्ट ए कॉक्स का कहना है। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है, ई एम बूटर साहब का ये कहना है। किसका कहना है? ई एम बूटर साहब का। डेविस ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक तकनीकी के कितने प्रकार बताए हैं? तो डेविस ने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रणाली, ये तीनों ही प्रकार बताए हैं। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को क्या कहा है? ये क्वेश्चन पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि निरपेक्ष तकनीकी को उन्होंने हार्डवेयर का नाम दिया है। शिक्षण तकनीकी में क्या क्या शामिल होता है? तो शिक्षण तकनीकी में केवल पाठ्यवस्तु शामिल होती है। सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया है? पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, प्रक्रिया तकनीकी नाम दिया है। डेविस के अनुसार शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु में क्या शामिल है? शिक्षण तकनीकी में नियोजन भी है, अग्रासरण एवं निष्प्रसरण भी है, व्यवस्था भी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आगे आ जाइए। चलिए
अगला क्वेश्चन है अनुदेशन तकनीकी का क्या अर्थ है? अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है सूचना को प्रभावशाली बनाना। क्या अर्थ है? सूचना को प्रभावशाली बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अनुदेशन तकनीकी में क्या होता है? अनुदेशन तकनीकी में ज्ञानात्मक विकास होता है। व्यवहार तकनीकी आधारित है किस पे? स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। व्यवहार तकनीकी स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। अनुदेशन प्रारूप में क्या शामिल है? अनुदेशन प्रारूप में संप्रेषण नियंत्रण, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, प्रणाली उपागम ये सभी शामिल हैं। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक कौन है? प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक कौन है? ग्लेसर और गैने जो हैं ये प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता कौन है? स्मिथ तथा स्मिथ फर्स्ट पेपर में ही इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कैनीथ तथा अनलिन का संबंध क्या है? प्रणाली विश्लेषण से इनका संबंध है। किससे? कैनीथ तथा अनलिन का प्रणाली विश्लेषण से संबंध है। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को अदा को इंग्लिश में इनपुट कहते हैं, प्रक्रिया प्रोसेस तथा प्रदा आउटपुट में किसने बांटा है? वाक्सी समामाटो ने बांधा है। किसने? वाक्सी समामाटो ने। आगे चलेंगे, मॉरिसन कक्षा समानार्थी है प्रजातांत्रिक शिक्षण के। ध्यान रखिएगा, मॉरिसन कक्षा किसके समानार्थी है? प्रजातांत्रिक शिक्षण के। प्रजातांत्रिक शिक्षण के समर्थक, पलट के वही क्वेश्चन पूछ लिया, मॉरिसन आंसर हो जाएगा। हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक कौन है? ब्रूवेकर है। कौन है? ब्रूवेकर है। किसका कथन है कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणाप्रद प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है? रायवर्न का यह कहना है। किस विद्वान का कथन है? शिक्षण शिक्षक तथा बालक के विषय में स्थापित किए जाने वाला संबंध है। यह कथन रायवर्न का ही कहना है। शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पे। किसका कथन है सीखना विकास है? सीखना विकास है, ये वुडवर्थ का कहना था। अगला चलिए, सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये स्किनर का कहना है। अगला क्वेश्चन, बोध में प्रत्यक्ष की समझ शामिल होती है, बोध स्तर प्रतिमान किसने दिया है? मॉरिसन ने दिया है। जब ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग के संदर्भ में शिक्षण किया जाता है तो उसको चिंतन स्तर का शिक्षण कहते हैं। इसका गतिमान किस विद्वान ने दिया है? तो इसका गतिमान हंट ने दिया है। किसका कथन है कि नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं? डेविस साहब का यह कथन है कि नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। विधि से क्या तात्पर्य है? विधि का तात्पर्य है कि आपका जो सिलेबस है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यानी कि पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका। व्याख्यान, प्रदर्शन, निर्देशन, अभिक्रमित, अधिगम आदि किस प्रकार की शिक्षण विधियां हैं? तो ये प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां हैं। किस प्रकार की विधियां हैं? प्रभुत्ववादी। शिक्षण के चर बताइए। शिक्षण के चर की बात की जाए तो जितने भी चर आपके लिखे हुए हैं, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, सारे ही शिक्षण के चर हैं। शिक्षण चरों के 3 कार्य हैं। कौन कौन से? निदान, उपकार, मूल्यांकन। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। ये तीनों ही शिक्षण चरों के 3 कार्य हैं। निदान का संबंध किससे है? निदान का संबंध शिक्षक से है। आपको शिक्षा में कोई भी परेशानी आएगी तो उस समस्या का निदान शिक्षक ही कर पाएगा। उपचार का अर्थ क्या है? छात्र की कठिनाइयों को दूर करना। और यहाँ कोई आप डॉक्टर थोड़ी हो, आप एक आप शिक्षक हो और शिक्षक उपचार करेगा तो उपचार में वो क्या करेगा? उपचार में वो छात्रों की कठिनाइयों को ही तो दूर करेगा। आगे चलते हैं, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, या किसका कहना है? क्रो एंड क्रो का कहना है। किसका कहना है? क्रो एंड क्रो का कहना है। शिक्षण के स्तर होते हैं, तो शिक्षण के जितने भी स्तर लिखे हुए हैं ये सारे ही स्तर हैं, वो चाहे ज्ञान हो, बोध हो या चिंतन हो। उपरोक्त तीनों आंसर हो जाएगा। स्मृति स्तर का संबंध केवल सूचनाओं को धारण करने से होता है, यह सबसे निम्न स्तरीय शिक्षण है। और इसके प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता है ब्रूनर साहब। एक सेकंड, गलत हो गया, 42 नंबर क्वेश्चन है। हर्वर्ट ने यह बात कही है। किसने कही है? हर्वर्ट ने। ब्रूनर ने ऐतिहासिक खोज विधि की जन्मदाता है। ये क्वेश्चन पहले भी मेंशन हो चुका है, पहले भी पढ़ चुके हो कि ऐतिहासिक खोज विधि की जन्मदाता ब्रूनर है और अन्वेषण विधि की जन्मदाता आर्मस्ट्रांग। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। नेक्स्ट पेज पे हमको चलना पड़ेगा। ये आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। चलिए, क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। ये किसका कथन है? स्किनर साहब का ये कहना था कि अभिक्रमित अधिगम जो है वो शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। लघुपद सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत,
तथा तत्काल प्रतियुक्त सिद्धांत, स्वगति सिद्धांत, छात्र परीक्षण सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत किससे संबंधित हैं? तो ये सारे के सारे सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित हैं। 47 वह उद्दीपक जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया को होने की संभावना को बढ़ा देता है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट बताया, आपने क्या किया, उस पॉइंट पे कुछ ऐसी बातें मेंशन कर दी जिससे मुझे ये लगा कि हाँ वाकई में ये पॉइंट दमदार है, इसका मतलब आपने उस पर पुनर्बल दिया, तो इसको पुनर्बल कहेंगे। टाइप टोकन रेशो से मूल्यांकन किया जाता है अनुदेशन कार्यक्रम का। किसका? अनुदेशन कार्यक्रम का। अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया गया। कितना? 5। आगे, अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया, किसने विकसित किया ये जानना चाह रहा है, सुसन मार्कल ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया? स्किनर ने किया। किसने किया? स्किनर ने। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को किसने विकसित किया? क्राउडर ने किया। निदान तथा उपचार किस अभिक्रम की विशेषता है? शाखीय अभिक्रम की विशेषता है। ग्रह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ क्या होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 54 आंसर हो जाएगा शाखीय अभिक्रम। मैथेटिक्स शब्द का अर्थ क्या है? तो मैथेटिक्स शब्द का अर्थ है कि जितनी भी बातें आपकी लिखी हुई है इसमें से केवल एक सही है, सीखना। मैथेटिक्स का मेन मतलब है सीखना, लेकिन इसके तत्व कौन कौन से हैं? तो सीखने में प्रदर्शन भी आएगा, अनुबोधन भी आएगा, उन्मुक्ति भी आएगी, यानी कि उपरोक्त तीनों आपका आंसर होगा। मैथेटिक्स में सीखने की दिशा क्या होती है? तो सीखने की दिशा होती है कठिन से सरल, ये अपोजिट होता है, सरल से कठिन नहीं, कठिन से सरल। आगे चलिए, रेखीय अभिक्रम में नहीं होते, क्या नहीं होते? मूल्यांकन पद नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब तथा किसने किया था? तो बुश और एलन ने किया था, कीथ एचसन ने किया था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसका कथन है या सूक्ष्म शिक्षण अधिगम का लघु रूप होता है जिसमें कक्षा, समय तथा आकार कम होता है? डीडब्ल्यू एलन का यह कहना है। किसका कहना है? डीडब्ल्यू एलन का। और यह एक उपचारात्मक योजना है जो छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाती है। सूक्ष्म शिक्षण कौन सी योजना है? सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग जिसको आप कहते हो। अगला, माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो एलन तथा रॉयन ने माइक्रो टीचिंग पुस्तक लिखी है। इस तरीके से 9वां नंबर टॉपिक भी आपका होता है खत्म। और अब हम आ जाएंगे 10वें नंबर टॉपिक पे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये रहा आपका 10वां नंबर टॉपिक, जिसका नाम है पाठ्यक्रम विकास हेतु शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नए आयाम, या फिर आप कह सकते हो न्यू डायमेंशंस इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल एरियाज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, यहाँ के भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। इस टॉपिक के बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे और इसका जो पार्ट सेकंड है 11 से लेकर 20 तक के टॉपिक को हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। भाई सिलेबस जो है वो जितना किसी चीज का अपोज करता है वो उसका उतना ही समर्थन भी कहता है। तो ये पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शून्य पाठ्यक्रम से। किससे संबंधित है? शून्य पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी राजनीतियों के बारे में निर्णय लेने हो तो दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिकता है? तो ये है ज्ञानमीमांसा। कौन सी शाखा है? ज्ञानमीमांसा। पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक रूप से एक अंतहीन प्रक्रिया है। क्या है? अंतहीन प्रक्रिया है। सिलेबस को अपडेट करते रहोगे तो कभी ये खत्म नहीं होगा। इनफाइनाइट तक जैसे नंबर्स चली है, संख्याओं का कभी अंत नहीं हुआ, वैसे ही सिलेबस को भी अपडेट करने का कभी अंत नहीं होगा। इसीलिए इसको एक अंतहीन प्रक्रिया कहा जाता है। समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से किसमें गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है? शिक्षा में। किसमें? शिक्षा में। एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। एक सेकंड सॉरी, सार्थक पाठ्यक्रम को शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा के प्रति। जस्ट अ मिनट, मैं भूल रहा हूं, क्रॉस चेक कर लेता हूं। 5वां नंबर क्वेश्चन है ना? सॉरी, ठीक है, समाज ही आपका राइट आंसर था। सार्थक पाठ्यक्रम जो है वो समाज के प्रति जो है वो उत्तरदायी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किसको इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके? पाठ्यक्रम को
किसको? सिलेबस को। इनमें से कौन सा स्तंभ सिलेबस के विकास हेतु नहीं है? व्यवहारिकता जो है, बार बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है अलग अलग तौर पे, अलग अलग लैंग्वेज में। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय पहचान के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा आवश्यक है। मूल्य आवश्यक नहीं है, फीस आवश्यक नहीं है, व्यवहार आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय पहचान के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा को किस प्रकार की भूमिका एक साथ निभानी पड़ती है? तो वो चाहे परंपरा संरक्षण हो या फिर गतिशीलता हो, दोनों को ही एक साथ निभाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। परिवर्तन उन्मुखी प्रौद्योगिकी और देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के बीच क्या लाया जाता है? तो वो चाहे सुंदर संश्लेषण हो या फिर समन्वय हो, दोनों को ही लाया जाता है। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। कौन सी पाठ्य चर्चा, एक सेकंड एक क्वेश्चन मिस हो रहा है। राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकती है केवल और केवल शिक्षा। कौन सी पाठ्य चर्चा क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि से उत्पन्न मतभेदों को सहन करने की क्षमता का किसी भी समय उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकती? वो आपकी विद्यालय पाठ्य चर्चा है। कौन सी है? विद्यालय पाठ्य चर्चा क्षेत्र है। पाठ्यक्रम में किस ज्ञान का समेकन होना चाहिए? तो स्वदेशी ज्ञान का। किस ज्ञान का? स्वदेशी ज्ञान का। कौन स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियां उसकी गहराई व प्रासंगिकता से अपरिचित हैं, जो इसे जान सके वो छात्र है। कौन है? छात्र। आगे चलिए। पाठ्यक्रम के नए आयाम का तात्पर्य किसको सार्थक अनुभव देने वाली, समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करना है? तो ये बच्चों को। भाई शिक्षा किसको दोगे? पाठ्यक्रम से बच्चों को ही तो दोगे। पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में शैक्षिक व व्यावसायिक आयाम है तो मूल्य विकास शिक्षा हेतु हो, चाहे जीवन कौशलों से शिक्षा की संबद्धता हो। ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। किसको भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज्यादा मान्यता मिली है? सिलेबस को। किसको? पाठ्यक्रम को। किस क्षेत्र को आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है? तो मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा दोनों को। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। किनके क्षेत्र में समांतर स्वदेशी पारस्परिक ज्ञान प्रणाली भी कहा जाता है? ज्ञान के क्षेत्र को। किसको? ज्ञान को। आज नई सदी में किनको अनेक अपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? वो है देश को। भाई अनेक अनेक चुनौतियां किसके लिए आ रही हैं? देश के लिए। किसका आज दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ रहा है? तो निजीकरण और भूमंडलीकरण, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। प्राइवेटाइजेशन तो आप जान ही रहे हो कि किस हद तक किया जा रहा है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। कौन तीव्र गति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक निजी परिणाम है? तो ये आपका भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? तो बाजारवादी अर्थशास्त्र ये तत्व है। तीव्र युक्त प्रौद्योगिकी ये भी तत्व है। नवाचार भी है। धोखाधड़ी तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भूमंडलीकरण किसका पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता? शिक्षा का। शिक्षा का भूमंडलीकरण कुछ से कुछ, पूरी तरीके से कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नई प्रौद्योगिकी में कौन एक मूलभूत चुनौती है? तो वो है आपकी क्रांति। कौन सी? क्रांति। आगे चलेंगे। दो क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कौन विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कर सकती है? तो वो आपकी नई प्रौद्योगिकी है। कौन? नई प्रौद्योगिकी। किस वर्ष विद्यालय पाठ्यक्रम की रचना आई थी? तो 1988 में विद्यालय पाठ्यक्रम की रचना आई थी। यहां से हम अपने पार्ट 1 को खत्म करेंगे। 11 से लेकर 20 तक यहां से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। केवल बीएड ही नहीं, आपको इस चैनल पे टेट सीटेट से रिलेटेड मैथ की क्लासेस, मैथ्स पेडागोगी से रिलेटेड, बेसिकली मैं मैथ्स की फैकल्टी हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको वो सारी चीज़ सिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए, फ्यूचर में आपको काम देगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ये मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। सो आज की वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।